हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गोहिल वंश के अंतिम शासक को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है दोस्तों रतन सिंह। मैंने कहा था कि समर सिंह के बाद समर सिंह की 1302 में मृत्यु होगी दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो रतन सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों रतन सिंह। ठीक है, इस रतन सिंह का जो टाइम ऑफ पीरियड था वह 1302 से लगाकर 1303 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम तीन चीज स्टार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन के आक्रमण, अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखना, हिंदुस्तान में जो चित्तौड़ था उसको ये अपना हिंदू, जितने भी हिंदुस्तान के अपने नेता समझते। अब मैं आपको लोकेशन बता दूं कि यहाँ पर मेवाड़ था। अब देखना, यहाँ पर दिल्ली था, तो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए भी रास्ता यही था, गुजरात जाने के लिए। दूसरा, ये मध्य भारत में था जहाँ से हर व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करता था। तीसरा, दक्षिण भारत में भी जाने का रास्ता था। और चौथा सबसे मुख्य कारण था हिंदुओं का सत्ता का केंद्र होना, हिंदुओं का सत्ता का केंद्र होना, क्योंकि हिंदू इन्हें हिंदुआ सूरज कहते थे। और अलाउद्दीन बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी बड़ा हिंदू शासक दिल्ली के नजदीक हो जिससे दिल्ली को खतरा हो। इन सब कारणों से दोस्तों अलाउद्दीन का इस पर आक्रमण का कारण मुख्य हो गया था। ये इसके मुख्य कारण थे। अब दोस्तों बात आती है कि कहीं पर कुछ बताया गया, कहीं पर कुछ बताया गया, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो एक किंवदंतियां हो सकती है कि क्या कारण है। अब देखना, दूसरा कारण, आपने एक नाम सुना, यहाँ पर मैं आपको हीरामन तोता की कहानी बताता हूँ। हीरामन तोता, जिसे गागरोणी तोता भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है और बोलने वाला तोता। ये तोता रतन सिंह को पद्मिनी की कहानी बताता है कि ये महिला श्रीलंका की है, जिसे सहेली द्वीप कहा जाता है, वहां की राजकुमारी है। और इसके माता पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था दोस्तों। किसके? पद्मिनी के थे। और ये पूरी हीरामन की जो कहानी मिलती है वो हमें पद्मावत में मिलती है। पद्मावत, जिसका लेखक ये शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय लिखी गई, यानी कि ये जो घटना घटी 1303 उसके कम से कम 240 वर्ष बाद में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि जो पद्मावत है, शेरशाह सूरी के समय जो लिखी गई पद्मावत, ठीक है, इस पद्मावत में इस पद्मिनी को ऐतिहासिक तथ्य बताया गया कि ये सत्य घटना। और मलिक मोहम्मद जायसी था इसका लेखक। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी। और पद्मावत में जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो कहानी लिखी है, इसको मनोत नैणसी वगैरह तो नहीं मानते बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य, लेकिन दशरथ शर्मा इसको एक ऐतिहासिक तथ्य मानते कि पद्मावत में जो लिखी गई कहानी है वो सत्य थी और पद्मिनी के कारण ही अलाउद्दीन इसकी ओर अग्रसर हुआ था। तो ये स्टार्ट कहते अलाउद्दीन के कारण, तो मैंने इसके अलग कारण बताए। हीरामन तोता की कहानी से, मतलब ये हीरामन तोते से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन सुनता रतन सिंह, फिर ये श्रीलंका जाता, फिर इससे विवाह करता। ये चीजें सब कौन कह रहा? पद्मावत कह रहा है कि भाई ये इसमें ऐसा हुआ था। लेकिन वर्तमान में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जैसलमेर की भाटी राजकुमारी थी। तो ये एक तथ्यात्मक, जिसमें इतिहासकारों में काफी मतभेद है दोस्तों। पद्मावत, अगर पद्मावत की बात को माने, मलिक मोहम्मद की बहुत सुंदर है, इसके तथ्य को कथन कहाँ से मिलता है? रतन सिंह के समय एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको,
यहां से देखना, हमने हीरामन तोता, पद्मावत, अब देखना राघव चेतन। राघव चेतन ये कौन था? ये रतन सिंह का तांत्रिक था, रतन सिंह का तांत्रिक था, और ये काला जादूगर था, और ये पद्मिनी की सुंदरता से इतना प्रभावित था कि ये भी पद्मिनी से विवाह करना चाहता, पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। जब राघव चेतन के मन के अंदर की बातें रतन सिंह को मालूम पड़ी, तब इस राघव चेतन को उसने चित्तौड़ से बाहर निकाल दिया। तब ये अलाउद्दीन के पास जाता है, अलाउद्दीन के पास जाता दोस्तों। और अलाउद्दीन समर सिंह के समय और रतन सिंह के समय थोड़ा खपा भी था, क्योंकि इसको गुजरात जाने के समय से इसको रास्ता नहीं दिया था, और रास्ता देने पर भी उससे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला गया था। तो ये भी आक्रमण करना चाहता था अलाउद्दीन भी, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन, दिल्ली का सुल्तान। अब राघव चेतन इससे जाके पद्मिनी की कि तुम्हारे पास क्या रानियां, रानी देखनी है तो रतन सिंह की देखो, पद्मावती इतने सुंदर के वो गले में कुछ भी खाती है तो दिख जाता है। तो ये सब बातें, और इस बात से ये लालायित होता है, जो पद्मावत में जो मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि राघव चेतन द्वारा जो पद्मिनी का वर्णन किया जाता है, तो वो इसे, तो वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अपना एक सेना भेजता है। तो यहाँ पर सेनापति जो बनाता है वो खिज्र खां, ठीक है दोस्तों, खिज्र खां को भेजता है। खिज्र खां अपने लश्कर सेना सहित वहां पर पहुंचता है और उसका घेरा डालता, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों देखना, अब यहाँ पर ये चीज देखना, राघव चेतन इसके बाद अलाउद्दीन को बताता है, अलाउद्दीन एक सेना भेजता है खिज्र खां, ठीक है दोस्तों। अब बात मैं थोड़ी सी आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या स्टोरी होती है। जब खिज्र खां को सफलता नहीं मिलती है, तो देखना, फिर मैं यहां पर एक बार लिखता हूं अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अलाउद्दीन स्वयं 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होता है, दिल्ली से रवाना होता है और वो चित्तौड़ पहुंचता है। चित्तौड़ पार करने के लिए उस समय गंभीरी नदी बहुत, बरसात के दिन थे, अगस्त में, ये अगस्त की घटना होती है तब ये पहुंचता है। तो ये गंभीरी नदी पर पुल बनाता है, गंभीरी नदी, देखना चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़स के बीच में, तो गंभीरी नदी पर पुल बनाता है, ठीक है। और इस पर गंभीरी नदी पर एक शिलालेख भी लिखाता है, शिला लेख भी लिखवाता है कि किस प्रकार उसने घेराबंदी की थी। और ये शिलालेख, गंभीरी नदी का शिलालेख आज भी मौजूद है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन ने किस नदी पर पुल बनाया, तो गंभीरी नदी पर। और चित्तौड़ में पहुंचकर ये चित्तौड़ी डूंगरी पर बैठकर घेरा डाल देता है, घेरा डाल देता है दोस्तों। अब वहां तक आ गए, लेकिन लंबे समय के बाद में भी ये पार नहीं पाता, चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाता, उस पर आक्रमण नहीं कर। तो ये रतन सिंह से कहता है, देखना अब मैं यहाँ वापस रतन सिंह से कहता है कि एक दर्पण वाली स्टोरी बाहर आती है, दर्पण वाले, कि मुझे आप जो तालाब है वहां पर मैं खड़ा रहूंगा और पद्मिनी महल में कांच का एक शीशा दर्पण लगा दीजिए, मैं उस दर्पण के अंदर पद्मिनी को देख लूंगा और वापस दिल्ली चला जाऊंगा। तो ये बात होती है, इसमें रतन सिंह भी कहता है कि भाई चलो पद्मिनी का चेहरा कांच में बताना, आमने सामने तो बताने नहीं, और अगर चित्तौड़ को कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। तो रतन सिंह एक बड़ी बहुत भूल कर देता है और वो इसके लिए अलाउद्दीन को आमंत्रित करता है। अलाउद्दीन अपने कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग में प्रवेश करता है और रतन सिंह उसको शीशे में बताता है। ये कहानी हो सकती है, किंवदंती हो सकती है, लेकिन तारीख अलाई में जो अमीर खुसरो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो इसमें बताता है, ठीक है दोस्तों। जब पद्मिनी को ये देख लेता दर्पण में, तो वापस छोड़ने के लिए एक रस्म के तहत, एक रिवाज के तहत रतन सिंह वापस अलाउद्दीन को दुर्ग के नीचे छोड़ने जाता है और वहां पर ये रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है दोस्तों। और जब गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तारी के बदले में, छोड़ने के बदले में
अब वो इससे मांग करता है कि पद्मिनी को ले आओ और मैं तुमको यहाँ से छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पर दो व्यक्ति, देखना अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? खिज्र खां। अब यहाँ पर दो व्यक्ति सामने आते हैं, गोरा व बादल। ये पद्मिनी का चाचा होता है और ये पद्मिनी का भतीजा होता है। ये रतन सिंह से नाराज होने के कारण कुछ समय के लिए चित्तौड़ से इनको निकाल दिया जाता है, ये भी चले जाते हैं नाराज होकर। लेकिन जब चित्तौड़ पर विपरीत परिस्थितियां आती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन इन्हें वापस बुलाता है और ये अब रतन सिंह को गिरफ्तार हो जाते हैं, वो अलाउद्दीन की शरण में होते हैं। ठीक है, तब ये कहते हैं, ये योजना बनाते हैं, इधर कहते हैं कि भाई बहुत सारी पालकियां तैयार करते हैं, पालकियों में सैनिक बन लेते हैं और वहां से जाके रतन सिंह को छुड़वा देंगे। इधर जो होती है पद्मिनी, ठीक है दोस्तों, वो जौहर की तैयारी करती है। क्या करती है दोस्तों? जौहर की तैयारी करती है। और गोरा बादल, ठीक है, अब गोरा बादल अपनी सेना से पालकियों में जाते हैं और पूरी तरह से कि अब हमें यहाँ पर, ये लोग तो करते हैं केसरिया की तैयारी। इनको मालूम था कि अलाउद्दीन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हर हालत में योग्य था। ये केसरिया की तैयारी करते और पद्मिनी जौहर की तैयारी करते। गोरा बादल पालकियों के सहित अलाउद्दीन के पास जाते हैं और अलाउद्दीन से कहते हैं कि हम पद्मिनी को ले आए हैं, बदले में आप रतन सिंह को छोड़ दो। तो वो रतन सिंह को छोड़ दो कहता तो एक बार पद्मिनी अंतिम बार इससे मिलना चाहते हैं। किससे? रतन सिंह से। इस बहाने से रतन सिंह वहाँ आते, पालकियों में से राजपूत योद्धा निकलते हैं और वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 26 अगस्त को 1303 को बड़ा एक केसरिया होता है और इसी दिन पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियां जौहर करती है दोस्तों। कब? 16 अगस्त को। तो यहाँ पर रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है और ये मेवाड़ का पहला जौहर होता है। चित्तौड़ दुर्ग को इसी दिन जीत लेता अलाउद्दीन। जीतने के बाद दुर्ग में प्रवेश करता तो 26,000 राजपूत और दुर्ग के अंदर रहने वाले, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट था, मारने की आज्ञा देता, सबके कत्लेआम करवाता है और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखता है दोस्तों। क्या रखता है? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखता है दोस्तों। ओके, अब तो नया नाम कौन सा हो गया चित्तौड़ का? खिजराबाद। ये सारा का सारा 1-2 मिनट रिपीट कर दे। गोरा बादल इसके चाचा भतीजा थे, इनके रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है 26 अगस्त 1303 को। पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है दोस्तों 1600 रानियों के साथ। ये मेवाड़ का 1303 में पहला जौहर था, फिर 1334 में होता है, फिर 67 में होता है। खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त करते हैं और खिजराबाद। अब दोस्तों एक बात मैं अमीर खुसरो के बारे में आपको बता देता हूँ कि अमीर खुसरो, यहाँ हमने क्रमशः छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा, एंगल बना के हर एक चीज का, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो ये कौन था? अलाउद्दीन का कवि भी था, साहित्यकार भी था और इतिहासकार भी था। इसने चित्तौड़ आक्रमण का खजवाइन और फुतो में, ठीक है, पूरा का पूरा वर्णन किया, जिसे अलाई फुतो भी कहा जाता है। और इसी में लिखा है कि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में लिखा कि किस प्रकार इसने पूरे के पूरे चित्तौड़ दुर्ग को जीता, किस प्रकार जौहर होता, क्या रणनीति थी, क्या कैसे किया। तो पूरा का पूरा ये प्रत्यक्ष गवाह था। क्या था दोस्तों? प्रत्यक्ष गवाह था। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा रतन सिंह के साथ ही दोस्तों रावल शाखा का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अंत हो जाता है। एक चीज दोस्तों और देखना, ये यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है? प्रशासक खिज्र खां को।
लेकिन जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तब खिजर खां जो भी जालौर के जो कानड़ देव का पुत्र था मालदेव मुशाला को यहाँ का प्रशासक बनाकर चला जाता है। और उसके बाद देखना मालदेव मुशाला के बाद इसका पुत्र अजय सिंह बनता है और उस अजय सिंह को सिसोदिया शाखा या राणा गांव के शाखा हमीर पराजित कर मेवाड़ में पुनः राणा या सिसोदिया वंश की नींव रखता है दोस्तों। लेकिन रतन सिंह अंतिम शासक था रावल शाखा का। दोस्तों ये था रतन सिंह। अगर मेरी क्लास अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।